नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम छायावाद युग पर बात कर रहे थे। छायावाद युग शुरू करने से पहले दोस्तों हमने बात की थी कि छायावाद में जो साहित्य लिखा गया था वो एक तो जो छायावाद की प्रमुख काव्य धारा थी जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा, हमने उन पर बात की। दोस्तों, वो प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएं आपको याद रखनी है प्रकाशन वर्ष के साथ। सभी रचनाओं से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो सभी हमने आपको बताए, तो वो आप अच्छे से याद करेंगे। दूसरी धारा थी दोस्तों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की, जिसमें माखन लाल चतुर्वेदी जी आदि मुख्य कवि थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, तो उनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। और तीसरी थी प्रेम और मस्ती की कविता या प्रेम और मस्ती के कवि, जिनमें हरिवंश राय बच्चन जी मुख्य रूप से थे, भगवती चरण वर्मा जी, उनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। तो छायावाद में जो भी मुख्य मुख्य कवि थे, जो भी काव्य धाराएं थी, हमने सभी पर बात की। अब दोस्तों हम आ गए हैं छायावादोत्तर काल पर। छायावादोत्तर काल में प्रगति काल, प्रयोगवाद, नई कविता आदि जो कविताएं थी उन पर हम बात करेंगे। छायावादोत्तर काल में दोस्तों, छायावादोत्तर काल की रचनाओं की परीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत कालावधि के काव्य साहित्य को, जो इस कालावधि में साहित्य लिखा गया था दोस्तों, उसकी अनेक प्रवृत्तियां थी। छायावादोत्तर रचनाओं के बारे में जानने के बाद हमें ये पता चला दोस्तों कि छायावादोत्तर काल में जो साहित्य लिखा गया था उसमें अनेक प्रवृत्तियां थी। इस बीच का इतिहास है जो कई वाद और धाराओं से घिरा हुआ है। इसके बीच का जो इतिहास है वो कई वादों और इनसे धाराओं से घिरा हुआ है या गुजर चुका है, कई वादों और धाराओं से गुजर चुका है। कई जीवन दृष्टियों तथा काव्य की वस्तु और शिल्प संबंधी मान्यताएं उभरी है इस काल के साहित्य में। छायावादोत्तर जो काल था, किसी धारा में व्यक्तिगत अनुभूति, किसी जो धारा में व्यक्तिगत अनुभूति का घनत्व अधिक है तो किसी में सामाजिक अनुभूति की सफलता हुई है। किसी में व्यक्तिगत अनुभूति का महत्व है तो किसी में सामाजिक अनुभूति को महत्व दिया गया है। किसी में रोमानी दृष्टि की प्रधानता है तो किसी में बौद्धिक यथार्थवाद की, किसी में रोमानी दृष्टि की प्रधानता है और किसी में बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि की। कृतियों के आधार पर यदि हम अनेक दृष्टियों, मान्यताओं और रचना रूपों का वर्गीकरण करें तो स्पष्ट रूप से 5-6 काव्य धाराएं बन सकती हैं। रचनाओं के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करें दोस्तों, छायावादोत्तर काल में जो साहित्य लिखा गया तो कम से कम 5 या 6 काव्य धाराएं बन सकती हैं, उभर आती हैं या लक्षित होती है। उन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, क्रमागत छायावादी काव्य धारा या उत्तर छायावाद, व्यक्ति गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता कहा जा सकता है। अगर दोस्तों रचनाओं के आधार पर जो छायावादोत्तर काल था हम उसको बांट कर देखें तो 5 या 6 धाराएं हमारे सामने आ जाती हैं, जिनमें जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, परंपरागत जो छायावाद चला आ रहा था उसे छायावादी कविता कह लीजिए या उत्तर छायावाद कह लीजिए, क्योंकि छायावाद के कवियों ने छायावाद की सीमा से आगे बढ़कर भी रचनाएं की थी। उसके बाद है व्यक्ति गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि ऐसी कई काव्य धाराओं में बांटा जा सकता है। इनमें से पहली जो धाराएं हैं वो नई नहीं है। जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा या छायावाद है वो तो आपको पता चल गया नई नहीं है, क्योंकि छायावाद पर हम बात करें और छायावाद के ही कवियों ने आगे रचनाएं लिखी थी जो कि प्रयोगवाद की सीमा, प्रगतिवाद की सीमा के अंतर्गत भी आ जाती हैं, तो वो चीजें हमारे लिए नई नहीं होंगी। जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा थी वो भी हम भारतेंदु काल से द्विवेदी काल और छायावाद तक होते होते यहाँ तक पहुंची थी, क्योंकि भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और छायावाद में भी हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता पर बात कर चुके हैं। उसके बाद है उदार और वैविध्यपूर्ण कविताओं में समकालीन प्रश्नों, स्वरों और संयुक्त होकर भी उदार और वैविध्यपूर्ण हो गई। छायावादी काव्य धारा छायावाद काल में अपना पूर्ण उत्कर्ष प्राप्त कर चुकी थी और परंपरा के निर्वास इस काल में भी बहती हुई दिखाई पड़ रही थी। शेष धाराएं प्रस्तुत काल की अपनी उपज है। हमने जैसे पहले भी बताया कि जो छायावादी काव्य लिखा जा रहा था उसे उत्तर छायावाद कह लीजिए
और जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविता थी ये पहले से चली आती हुई थी, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी थी जैसे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, वो इसी काल की उपज थी। दोस्तों जिस युग पर हम बात कर रहे हैं इसमें ऐसी कृतियां मिलती हैं जिसमें एक ही साथ कई धाराएं दिखाई पड़ती हैं। जिस युग पर, जैसे छायावादोत्तर युग पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कई ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें कई धाराएं प्रवाहित होती हमें नजर आ रही हैं। भले ही किसी एक वर्ग में न रखा जा सके, किंतु इस बीच उभरने वाली एकाधिक काव्य प्रवृत्तियों का निर्देश तो करती ही है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, व्यक्तिगत गीति काव्य, उनमें कुछ रचनाएं आती हैं, उन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि इसमें कुछ नए रचनाकार भी जोड़े गए हैं, उनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृतियों में किन किन को रखा गया है छायावादोत्तर काल में, जैसे नहुस, कुणाल गीत, अजीत, जय भारत। नहुस, कुणाल गीत, जय भारत। नहुस, कुणाल गीत, जय भारत, अजीत, ये किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की नहुस, कुणाल गीत, जय भारत, अजीत छायावादोत्तर काल में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है माता समर्पण युगचरण, माखनलाल चतुर्वेदी की, हमने पहले बताई थी आपको जब माखनलाल चतुर्वेदी पर बात की थी, तो माता समर्पण युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं छायावादोत्तर काल में प्रकाशित हुई थी। ए पलक, क्वासी, विनोबा सतपन, हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। नकुल, नो आखली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त, गोपिका, सिया राम सर गुप्त जी की। हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रसीम रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, जिन पर हम बाद में बात करेंगे। वासवदत्ता, भैरवी, कुणाल, चित्रा, युगधारा, सोहन लाल द्विवेदी जी की हैं। सूत की माला, बच्चन की हमने बात की थी पहले। हल्दी घाटी, जौहर, श्याम नारायण पांडे जी के हैं, इन महाकाव्यों पर भी हमने बात की है। विक्रमादित्य, गुरु भक्त सिंह जी की है। विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, यथार्थ और युगदीप, यथार्थ और कल्पना, एकला, चला रे, विजयपथ, उदय शंकर भट्ट जी की हैं। काल दहन, तप्त ग्रह, केकई, दानवीर कर्ण, केदारनाथ मिश्र, प्रभात की। तो ये छायावादोत्तर काल की कुछ रचना है जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृतियां मानी जाती हैं। इससे आगे दोस्तों इनमें जो गोपिका, एपलक, क्वासी और चित्रा ऐसी कृतियां हैं जिनमें राष्ट्रीय स्वर तो गौण है और प्रेम का स्वर प्रधान है। कौन कौन सी? गोपिका, एपलक, क्वासी और चित्रा कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें जो राष्ट्रीय स्वर वो तो गौण रूप से है लेकिन प्रेम का स्वर प्रधान है। तुलसीदास, अणिमा, अर्चना, आराधना किसकी है? निराला जी की, जो कि छायावादोत्तर काल में लिखी गई थी। तुलसीदास, अणिमा, अर्चना, आराधना, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, मधुज्वाला, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सुमित्रा नंदन पंत जी की। दीप शिखा, महादेवी वर्मा, रूप रूप, सिप्रा, मेघगीत, अवंतिका, जानकी वल्लभ शास्त्री जी की, जो कि उत्तर छायावाद की कृतियां हैं। आपको पता चल गया दोस्तों, ये रचनाएं आपको पढ़नी है और अच्छे से याद करनी है। ये उत्तर छायावाद की रचनाएं, जो हमने पहले बात की थी वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचनाएं हैं, छायावादोत्तर काल में लिखी गई हैं। अब जो हमने रचनाओं पर बात की है, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और जानकी वल्लभ जी की, जो कि उत्तर छायावाद काल में आती हैं। अणिमा में कुछ कविताएं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक व्यक्तियों पर भी हैं। पंत जी की इस काल की सभी उत्तर छायावादी कृतियों में सांस्कृतिक स्वर सुनाई पड़ता है। पंत जी की भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के सामने की एक बेचैनी उनमें बराबर लक्षित होती है। इस तरह इन कृतियों का मूल स्वर तो छायावाद ही है, किंतु विषय की दृष्टि से इन्हें अनन्य धाराओं से भी जोड़ा जा सकता है। जो मूल स्वर है इन रचनाओं का सुमित्रानंदन पंत की, वो तो छायावाद ही है, लेकिन इनकी विषय की दृष्टि से इन्हें अन्य धाराओं से जोड़ा जा सकता है।
इसके बाद है दोस्तों रोमानी धारा में आने वाले किंतु छायावाद से अलग ऐसी अनेक कृतियां जो एक नई प्रवृत्ति को सूचित करती हैं। रोमानी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले लेकिन छायावाद से कुछ अलग एक नई प्रवृत्ति को सूचित करते हैं, जिसे क्या कहा गया, व्यक्तिक परगीत कविता कहा गया। व्यक्तिक परगीत कविता कहा गया। इस प्रवृत्ति में इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाली कृतियां हैं निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। हमने सभी प्रकाशन वर्ष के साथ बताई है, आपको याद रखनी है। ये छायावादोत्तर काल में व्यक्तिक परगीत कविता के अंतर्गत रखी गई है। कौन कौन सी? निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, हरिवंश राय बच्चन जी की। रसवंती दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रभात फेरी, प्रवासी के फूल, पलासवन, नरेंद्र शर्मा जी की। आपको भी याद हो गई होंगी ये मिट्टी के फूल, कंदलीवन, नरेंद्र शर्मा जी की। मधुलिका, अपराजिता, किणबेला, लाल चुनर, रामेश्वर शुक्ल आंचल जी की रचनाएं हैं। कलापी, संचयता, जीवन और यौवन, पांचजन्य, आरसी प्रसाद सिंह की। रूपराशि, छायालोक, उद्यानचल, मनवंतर, दिवालोक, शंभुनाथ सिंह की। पंची, पंचमी, रागिनी, नवीन गोपाल सिंह नेपाली। नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल। मंजीर, गिरिजा कुमार माथुर। छवि के बंधन, भारत भूषण अग्रवाल। दोस्तों ये इन काव्य धाराओं का हम परिचय दे रहे हैं। उसके बाद जो ये कवि हैं इन पर हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि जो जैसे हरिवंश राय बच्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी, इन पर हम पहले बात कर चुके हैं इन सभी रचनाओं पर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये रचनाएं बाद में लिखी थी उन्होंने। हमने आपकी सुविधा के लिए उनको, जब हम उन कवियों पर बात कर रहे थे तो उनके साथ ही आपको बता दिया था। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो छायावादोत्तर काल में भी ये लोग जो छायावादी कवि थे लिखते रहे थे, और छायावादोत्तर काल की ये रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। तो ये जो रचनाएं अभी हमने बात की, ये व्यक्तिक परगीत धारा के अंतर्गत रखी जाती हैं छायावादोत्तर काल में। युगवाणी ग्राम्य पंत जी की। कुकुरमुता निराला जी की। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की। युगधारा नागार्जुन, धरती त्रिलोचन, जीवन के गान परले सृजन श्रीमंगल सिंह सुमन। अजय खंडहर पिंगलते पत्थर, मेधावी राघे राघव, मुक्ति मार्ग, जागते रहो, भारत भूषण अग्रवाल कृतियां प्रगतिवादी धारा की सृष्टि करती हैं। इन जो रचनाओं पर हमें बात की, आगे हम इन कवियों पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, जो हमने पहले बात की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी भारतीय हिंदू युग से लगातार चली आ रही है। उसके बाद है जो व्यक्ति परगीत कविता, वो भी हम पिछले छायावाद युग में बात कर रहे हैं। वही जो कवि थे वो सेकेंडरी रहे, छायावादोत्तर काल में भी लिखते रहे अपनी रचनाएं। लेकिन अभी जिन रचनाओं पर हमने बात की, ये प्रगतिवादी धारा की सृष्टि करती हैं, जिस धारा पर अब हम बात करेंगे। इन कृतियों के अतिरिक्त नरेंद्र शर्मा, अचल, आरसी प्रसाद सिंह और शंभुनाथ सिंह की उपयुक्त पुस्तकों की अनेक कविताएं ऐसी हैं जो इस धारा के अंतर्गत आती हैं। हमने बताया कि इनकी जो मुख्य कवि हैं वो तो केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन, त्रिलोचन, वो हैं प्रगति काल के। लेकिन कुछ ऐसे कवि जैसे नरेंद्र शर्मा जी, अचल जी, इनकी भी कुछ रचनाएं इस धारा के अंतर्गत दोस्तों आती हैं। प्रगतिवाद और व्यक्तिक कविता धारा की कृतियों के साथ साथ कुछ ऐसी कृतियां भी सामने आई जिन्हें प्रयोगवादी कृतियां कहा गया। प्रगतिवाद और व्यक्तिक धारा की कविताएं 1935 के आसपास प्रारंभ हो गई थी। प्रगतिवाद से संबंधित कविताएं और नई व्यक्तिक धारा की कविताएं 1935 ईस्वी के आसपास दिखनी शुरू हो गई थी। यानी 1935-36 के आसपास हम छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत मान सकते हैं। किंतु प्रयोगवादी धारा की कविताएं 1943 के आसपास उभरती हुई दिखी। 1943 के आसपास अज्ञे जी के संपादन में तार सप्तक आया था, तो तभी से प्रयोगवाद की हम शुरुआत मान सकते हैं। उभरती दिखी, फिर सभी साथ साथ चलती हैं। तार सप्तक, संपादक अज्ञेय, इत्तेलम, हरि घास पर अक्षण भर अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर जी, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती तथा दूसरा सप्तक इस धारा की प्रमुख कृतियां हैं।
तो आपको पता चल गया दोस्तों कि इस धारा में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, क्योंकि जो पहले धाराएं हमने बात की हैं उन पर हम बात कर चुके हैं। सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको याद हो कि जो छायावाद के कवि थे वो छायावादोत्तर काल में भी लिखते रहे और उनकी कौन सी रचनाएं हैं जो छायावादोत्तर काल या प्रगतिवाद में जोड़ी जाती हैं, तो वो आपको याद रखनी है। प्रयोगवाद आगे चलकर दोस्तों नई कविता में परिवर्तित हो गया, इसलिए नई कविता में प्रयोगवाद के बहुत से तत्व मिलते हैं। प्रयोगवाद आगे किसमें परिवर्तित हो गया? नई कविता में। इसलिए नई कविता में बहुत सारे तत्व हमें प्रयोगवाद के देखने को मिलते हैं। नई कविता में वही कवि लिख रहे थे, कुछ नए कवि आए थे, लेकिन जो प्रयोगवाद में कवि रचना कर रहे थे वो नई कविता में भी लगातार करते रहे। फिर भी इसका स्वतंत्र विकास हुआ। बहुत से कवि ऐसे जो दोनों धाराओं में है, इसलिए उनकी कृतियों को लेकर बहुत साफ तौर पर यह पाना कठिन है कि कहां तक वे प्रयोगवादी हैं और कहां तक वे नई कविता। जो प्रयोगवाद में भी कवि रचना कर रहे थे वो नई कविता में, लेकिन उनकी कविता से ये जान पाना बड़ा मुश्किल है कि उन्हें प्रयोगवादी कहा जाए या नई कविता में स्थान दिया जाए। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि सन 1950 के बाद नए भावबोध की जो कविताएं लिखी गई वो नई कविता है, और प्रयोगवादियों की जो सन 50 के बाद की कविताओं को नई कविता कह सकते हैं। फिर भी 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक की अधिकांश कविताएं अपनी व्यक्तिवादी रूप के कारण प्रयोगवाद में ही शरीक की जाती, इसलिए नई कविता को प्रयोगवाद के क्रम में ही देखना चाहिए। यदि सन 1950 को विभाजक रेखा माना जाए तो दूसरे सप्तक की कुछ कविताएं, तीसरा सप्तक बावरा अहेरी इंद्रधनुष रोंदे हुए अरि ओ करुणा, प्रभावमयी आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितने बार आदि बहुत सारी जो रचनाएं हैं और बहुत सारे कवि हैं, तो उन पर हम जब नई कविता पर बात करेंगे, उन कवियों पर बात करेंगे दोस्तों, तो ये तो सिर्फ आपको पता चल गया कि कौन कौन सी धाराएं हैं। कुछ धाराएं थी जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, व्यक्तिगत प्रेम गीत, वो परंपरागत ही पहले से ही चली, पहले भी हम उन पर बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ धारा इसी काल की उपस्थित, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, हम इन्हीं पर बात करेंगे दोस्तों। इन सभी कवियों पर हम पहले बात कर चुके हैं। रामेश्वर शुक्लाचार्य जी पर भी बात कर चुके हैं जो कि व्यक्तिवादी पर गीतों में गिने जाते हैं। इस धारा में उनकी रचनाओं पर हम बात कर चुके हैं। उनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और 1995 में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? किशनपुर में हुआ था। उनकी रचनाएं आपको पता चल चुकी हैं। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा जी के बारे में भी आपको पता चल गया। उनकी मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन उनकी काव्य कृतियां हैं। गोपाल सिंह नेपाली जी 1913 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1963 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। नेपाली बेत या बिहार में पैदा हुए थे और काफी समय तक फिल्मी दुनिया से संबंध रहे। नेपाली की प्रारंभिक गीत प्रकृति के मार्मिक किंतु सीधे साधे चित्रों को से संपन्न होने का अन्य कवियों की कविता में अपने को साफ अलग करते हैं। इनकी रचनाएं हैं पंछी, उमंग, रागिनी, पंचमी, रिमझिम, नवीन, इनकी रचनाएं हैं। आरसी प्रसाद सिंह 1911 से 1996 ईस्वी, इनकी रचनाएं हैं कलापी, संचयता, जीवन और यौवन, इन पर हम बात कर चुके हैं। पांचजन्य और प्रेम गीत। शंभुनाथ सिंह 1917 से 1991, इनकी रचनाएं हैं रूप रसीम, छायालोक, उद्यानचल, दिव्यालोक, ये शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं जो कि छायावादोत्तर काल में व्यक्तिवादी परगीती कविता में रखे जाते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि भी वही मैथिली शरण गुप्त जी पर हम बात कर चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन की रचनाओं पर दोस्तों हम बात कर चुके हैं। सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं बात कर चुके हैं। कौन कौन सी रचनाएं थी उनकी? उदय शंकर भट्ट जी 1898 से 1961 ईस्वी, इनकी रचनाएं थी विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, युगदीप, एकला चला रे, विजयपथ आदि किसकी रचनाएं हैं? उदय शंकर भट्ट जी की। सोहन लाल द्विवेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत रखा जाता है। इनको छायावादोत्तर
काल में। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1906 से 1988 ईस्वी। कहां पर हुआ था जन्म? बिंदकी जिला फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं वासवदत्ता, कुणाल, ये रचनाएं हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की। वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा और पूजा गीत। युगधारा और पूजा गीत, ये रचनाएं किसकी हैं? सोहनलाल द्विवेदी जी की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत स्थान पाए इन्होंने छायावादोत्तर युग में। इसके बाद है श्याम नारायण पांडे। जिन कवियों पर हमने बात नहीं की उनकी रचनाएं हैं ये। बाकी के जो कवि थे उन पर हम पहले बात कर चुके हैं। जो इन्होंने बाद में लिखी थी रचनाएं उन पर भी हम बात कर चुके हैं। श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे जी, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1907 से 1991 श्याम नारायण पांडे जी। इनकी जो अनेक प्रबंध काव्यों में निखरी हुई इनकी जो रचनाएं हैं वो अनेक प्रबंध काव्यों में है। जैसे हल्दी घाटी, हमने बात की थी इन पर, हल्दी घाटी और जोहर प्रबंध काव्य हैं। हल्दी घाटी और जोहर किसके? श्याम नारायण पांडे जी के। जो हल्दी घाटी है वो महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। और जोहर पद्मिनी की जोहर कथा पर आधारित काव्य है। पद्मिनी की जोहर कथा पर आधारित है जोहर काव्य। इन काव्यों में अद्भुत प्रवाह, ओज और सादगी है। किंतु पांडे जी की राष्ट्रीयता अपने समय की सामसिक भारतीय राष्ट्रीयता न होकर हिंदू राष्ट्रीयता है। कवि ने अतीत की गाथाओं को युगीन संदर्भों में नियोजित न कर वर्णात्मक पद्धति पर ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया है। तो श्याम नारायण पांडे जी। इसके बाद आते दोस्तों, ये तो थी छायावादोत्तर युग की कुछ ऐसी धाराएं जो कि पहले से ही चली आ रही थी, परंपरागत। वही कवि अभी भी लिख रहे थे जो छायावाद में रचनाएं कर चुके थे। जैसे व्यक्तिवादी प्रगीत कविता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, छायावाद या उत्तर छायावाद कह लीजिए। जो नई चीजें थी, जो नई काव्य धारा थी वो थी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इन पर हम बात करेंगे, इनके प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं पर। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता ये इसी काल की उपज थी। तो हम बात करेंगे प्रगतिवाद पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि छायावाद से अलग ऐसा क्या था प्रगतिवाद में कि उसको अलग से नाम दिया गया, या ऐसी कौन सी रचनाएं मिलती हैं, किस तरह की रचनाएं मिलती हैं कि इस काल को अलग नाम कर दिया गया प्रगतिवाद को। प्रगतिवाद काव्य की संज्ञा दोस्तों उस काव्य को दी गई है जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ था। प्रगति काल संज्ञा उस काव्य को दी गई जो कि छायावाद के समाप्ति काल यानी 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर चला था, आरंभ हुआ था। इसके शब्दार्थ से इसके स्वरूप को समझने में भ्रांति होती रही है। इसीलिए यही समझना चाहिए कि यह नाम उस काव्य धारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। इसके नाम को लेकर कई तरह के विवाद रहे, लेकिन आपको आसान सा तरीका ये कि इसको ये समझना चाहिए कि ये मार्क्सवाद जो दर्शन था उससे प्रभावित थी
और जो सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर जो कविताएं चली उसको क्या नाम दे दिया गया? प्रगतिवाद। इसमें दोस्तों जो प्रगतिवाद का जन्म हुआ उसके दो कारण हैं। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई ही, उसके साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रक्रिया भी इसमें निहित थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति थी उसने तो अहम भूमिका निभाई ही प्रगतिवाद का जन्म होने में। जब प्रगतिवादी जो काव्यधारा थी उसके साथ ही छायावाद की जो जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी काव्यधारा थी उसने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। एक और भारतीय समाज में उभरता हुआ जन संकट था। भारतीय समाज में आप देख सकते हैं 1936 के आसपास कैसी स्थिति थी, भारतीय समाज में जन संकट था। तो दूसरी ओर रूस में मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवाद था। मार्क्सवाद से प्रभावित थे ये। मार्क्सवाद यानी दूसरी तरफ तो, एक तरफ तो भारत में जो जन संकट फैला हुआ था और दूसरा क्या था कि जो रूस में साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी, जो वहां के विषम संकट और संघर्ष से गुजरे जनजीवन को बल दे रहा था। वहां पर भी जो जनजीवन था संघर्ष से गुजर चुका था। लेकिन मार्क्सवाद या साम्यवाद की स्थापना होने के बाद वहां का जो जनजीवन था वो खुशहाल था। तो उसी से प्रभावित था हमारा जो समाज या राजनीतिक स्थिति हमारी उसी से प्रभावित थी। और जो सामंतवाद और पूंजीवाद की विभीषिका को कुचलकर सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित कर रहा था, वहां पर रूस में जो पूंजीपति थे उनका विनाश करके जो सर्वहारा वर्ग था उसका अधिनायकत्व स्थापित हो चुका था। भारतीय बुद्धिजीवी एक और अपने समाज में उत्पन्न अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगति और संकटों को देख रहा था। दूसरी ओर वह रूस के उस समाज को देख रहा था जहां इन विसंगतियों और संकटों से गुजरकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी जिससे सारा समाज खुशहाल था, जहां नए सुख सुविधाओं की प्रतिष्ठा हो रही थी। तो देख सकते हैं कि अब जो बुद्धिजीवी समाज था वो ये देख रहा था कि एक तरफ तो हमारे जो देश है वो राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संकटों से गुजर रहा है, दूसरी तरफ रूस में साम्यवाद की स्थापना होने के बाद वो जन संकट से गुजरकर अब सभी सुख सुविधाओं के साथ जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो चुका है और सभी सुख सुविधाओं की प्रतिष्ठा हो रही है। रूस में प्रतिष्ठित साम्यवाद और पश्चिम के अन्य देशों में फैलता हुआ उसका मार्क्सवादी दर्शन भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा केंद्र बन रहा था। इधर देश की परिस्थितियां विषम हो रही थी और विषम परिस्थितियों में युवकों का हृदय असंतोष और विद्रोह से कशमशा रहा था। देश की अवस्था प्रगतिवादी विश्वासों और सवरों के लिए उपयुक्त भूमि बन रही थी। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रगतिवाद की स्थापना कैसे हुई। प्रगतिवाद उस काव्यधारा को कहा जा सकता है जो कि छायावाद के समाप्ति काल यानी 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर चली। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण थी, एक तो राजनीतिक तौर पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, दूसरी दोस्तों छायावाद में जो जीवन शून्य होती हुई काव्यधारा थी उसने अहम भूमिका निभाई प्रगतिवाद की स्थापना करने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, रूस में साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी, वहां जो समाज था जन संकट से गुजर चुका था और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो चुका था। वहां की जनता सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखी हुई थी, मार्क्सवादी धारा। दूसरी भारत की जो राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी संकट में फंसे हुए थे और वो दूसरे रूस में देख रहे थे कि किस तरह की सुख सुविधाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनकी तरफ भारतीय बुद्धिजीवियों का ध्यान गया। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जिनसे प्रगतिवादी जो काव्यधारा है उसकी स्थापना हुई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय वातावरण नवीन परिस्थितियों के कारण एक नए प्रकार के युद्धोत्साह भाव से आंदोलित हो रहा था। इस समय गांधी जी के नेतृत्व में जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उसमें युवा हृदय की विद्रोही भावना को अभिव्यक्ति नहीं मिल रही थी। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन इसमें जो युवा हृदय थे उनको
उनके विद्रोही भावों को अभिव्यक्ति नहीं मिल रही थी, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसावाद के पुजारी थे, तो वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे। और युवा अब यहाँ तक पहुंच चुके थे कि हिंसा के बिना हमारा देश आजाद नहीं हो सकता है। इससे युवा हृदय को विद्रोही भावना को अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही। सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। इससे विदित हुआ कि समय कांग्रेस में गांधी जी की अहिंसावादी सिद्धांतों के असंतुष्ट लोग उभर रहे हैं। जो 1934 में पार्टी का जन्म हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, उससे यही सामने आया कि जो कांग्रेस पार्टी यानी गांधी जी के साथ जो लोग हैं वो भी गांधी जी की अहिंसावादी जो धारणा है उससे संतुष्ट नहीं है। वे अधिक उग्र विचारों के थे और उग्र आचरण में विश्वास करते थे। असंतुष्ट महात्मा गांधी ने हिंसा के भय से बार बार जनता के आंदोलन को रोक दिया था। उमड़ता हुआ जनजीवन इसे सहज भाव से स्वीकार नहीं कर पाता था। उग्र प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था। मजदूरों का आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। धीरे धीरे राजनीति में वामपंथी शक्तियों का जोर बढ़ता गया। इस व्यक्तिक उग्रता और समाजोन्मुखता को बल दे रही तत्कालीन परिस्थितियां राजनीतिक दासता, देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी और दूसरी ओर जन सामान्य के लिए अपार ब्याह व गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि करी थी। इसके अतिरिक्त अकाल और युद्ध की भीषण विभीषिकाओं ने देश को खा लिया था। द्वितीय महायुद्ध और बंगाल का अकाल देश को निगलने वाली भीषण समस्याएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल का अकाल देश को निगलने वाली क्या थी? भीषण समस्याएं थी। युद्ध के दबाव में जनता और भी आक्रांत हो रही थी। जगती हुई उग्र चेतना, रूस में स्थापित समाजवाद, पश्चिम के अन्य देशों में प्रचारित कम्युनिज्म के सिद्धांतों से उभरते हुए विश्वव्यापी प्रभाव के कारण भारत में 1935 के आसपास साम्यवादी या समाजवादी आंदोलन उगने लगा था। ये कुछ ऐसी राजनीतिक स्थितियां बन रही थी जिससे हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो उभर रहा था। सन 1935 ईस्वी में सबसे पहले तो दोस्तों सन 1934 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रगतिवाद से संबंधित, वो आपके यहाँ पर हम बात करेंगे। सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में किसके? गोर्की के नेतृत्व में 1934 ईस्वी में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। जो विश्व का पहला लेखक संगठन था। सोवियत लेखक संघ, यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। उन्नीस सौ 34 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई, जो कि विश्व का पहला लेखक संगठन था। उसके बाद दोस्तों सन 1935 ईस्वी में सन 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव
राइटर एसोसिएशन। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की सन 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। उन्नीस ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जो कि विश्व का पहला लेखक संगठन था। उसके बाद सन 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। उसके बाद 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद, डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की, कौन सी संस्था की? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की जो इस संस्था की भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। जो ये था प्रगतिशील लेखक संघ 1935 ईस्वी में एम. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी प्रगतिशील लेखक संघ की एक शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ कहां पर? लखनऊ में। प्रयत्नों से जो सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की एक शाखा भारतवर्ष में भी खोली गई, जिसमें प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन, यानी प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी। और कहां पर हुआ था ये प्रथम अधिवेशन? लखनऊ में। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी। और 1936 ईस्वी में इसकी एक शाखा खोली गई थी। तो वहीं से ही जो प्रगतिशील लेखक संघ था, वहीं से ही प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, याद रखना है आपको। दोस्तों, जो प्रगतिशील रचना थी, जो प्रगतिवाद था, वो रचना और आलोचना दोनों ही क्षेत्र में शुरू था, नवीन दृष्टिकोण था। यह सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता था। यानी जो इस काल में रचनाएं की गई वो सामाजिक यथार्थ को ही रचना
अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता था। सामाजिक यथार्थ शब्द का बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से अर्थ भी ले लेते हैं, इसका सामाजिक यथार्थवाद। लेकिन सामाजिक यथार्थवाद का जो गलत तरीके से अर्थ निकाला जाता वो ये कि समाज की ऊपरी सतह पर दिखाई पड़ने वाली निर्जीव और पतोन्मुख विकृतियों को ही सामाजिक यथार्थ मान लिया जाता है। यानी जो ऊपरी तौर पर दिखाई देती है, जो निर्जीव और पतोन्मुख है, सामाजिक यथार्थवाद उसी को मान लिया जाता है। लेकिन बुनियादी सत्य यह है कि प्रत्येक युग में यथार्थ की दो शक्तियों का द्वंद्व चलता रहा है, मरणोन्मुख पुरानी शक्तियां और नवीन जीवंत शक्तियों का। सामाजिक स्तर पर पुरानी शक्तियों में शोषक लोग रहे हैं, यानी जो शोषण करते थे, पुरानी शक्तियों में वे लोग रहे हैं, और जो नवीन शक्तियों में शोषित गरीब किसान मजदूर होते हैं। तो प्रगतिवाद की जो कविता का विषय रहे हैं वो मजदूर गरीब किसान आदि ही रहे हैं। नवीन जीवन शक्तियां पुरानी शक्तियों को नष्ट कर नवीन जनमंगलशाली समाज की स्थापना की कोशिश करती हैं। ऊपरी सतह पर तो पुरानी शक्तियों को विकृतियां उतारती रहती, लेकिन उनके नीचे नवीन शक्तियां धीरे धीरे उन्हें काटती रहती हैं। ये शक्तियां व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की होती हैं। उनमें पीड़ा और अभाव के साथ ही जिंदगी का संघर्ष, अडिग विश्वास और भविष्य की सुंदर आकांक्षा होती है। हम अनेक बुनियादी तत्वों को ग्रहण करने वाला ही सच्चा यथार्थवाद है। यथार्थवाद के बारे में दोस्तों आपको पता चल गया कि कुछ लोग जो सामाजिक यथार्थवाद है उसका गलत, जो उसका अर्थ है वो गलत तरीके से ले लेते हैं कि जैसे जो निर्जीव और पतोन्मुख विकृतियों को ही सामाजिक यथार्थ मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सामाजिक यथार्थ है जो दो शक्तियों का द्वंद्व चलता है। एक तो है मरणोपरांत पुरानी शक्तियां और दूसरी है नवीन शक्तियां। मरणोपरांत जो पुरानी शक्तियां हैं वो क्या थी, शोषक लोग थे जो शोषण करते थे, और नवीन शक्तियों में कौन लोग हैं, जो कि शोषित हैं, यानी जिनका शोषण होता है, गरीब किसान मजदूर आदि। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्य को सोदेश्य मानता है। सोदेश्यता और प्रचार को एक नहीं कर देना चाहिए। सोदेश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना, सोदेश्यता का अर्थ है ये। प्रचार का अर्थ है बहुत स्पष्ट रूप से, प्रचार का अर्थ तो आप सभी को पता होगा, किसी सिद्धांत की, दृष्टिकोण की या मान्यता की घोषणा करते फिरना। किसी सिद्धांत की, किसी दृष्टिकोण की उसका प्रचार करना या उसकी घोषणा करते फिरना प्रचार है। लेकिन सोदेश्यता आपको पता चल गया, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना ही सोदेश्यता है। यह आपको याद रखना है। प्रगतिवाद का उद्देश्य स्पष्ट किया जा चुका, अर्थात वह सामाजिक यथार्थ का इस प्रकार चित्रण करता है कि कुरूप, शोषक, सड़ी गली, विसंगतिग्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश हो और नई सामाजिक शक्तियों के संघर्ष, युयुत्सा और आस्था को बल मिले। आपको पता चल गया कि जो प्रगतिवाद का उद्देश्य है वो है सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण करना, और सामाजिक यथार्थवाद में जो कुरूप है, शोषक है, सड़ी गली विसंगतिग्रस्त शक्तियां हैं, उनका पर्दाफाश करना और उनकी जगह संघर्षों, युयुत्सा और आस्था को बल मिले। साहित्य जनता के लिए होता है, चित्रण करता है। प्रचार साहित्य को हल्का बनाता है। प्रचार है जो दृष्टिकोण का प्रचार करना, वो इसको हल्का बनाता है दोस्तों। सिद्धांत के स्तर पर मार्क्सवादी दर्शन के मनीषी और साहित्य चिंतकों ने साहित्य में प्रचार का विरोध किया, किंतु व्यवहार में यह देखा गया कि अधिकांश प्रगतिवादी साहित्यकारों ने प्रचार का ही सहारा लिया है। बताया गया है कि प्रचार जो साहित्य को हल्का बना देता है, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि जो प्रगतिवादी साहित्यकार रहे हैं उन्होंने प्रचार का विरोध ही किया है, किंतु व्यवहार में देखा गया कि अधिकांश प्रगतिवादी साहित्यकार प्रचार बनकर, जो साहित्य था प्रचार बनकर ही रह गया। सामाजिक जीवन की संश्लिष्ट वास्तविकता से कट कर केवल सिद्धांत का प्रचार करने का परिणाम यह हुआ कि कवि अपने परिवेश से संबद्ध न रहकर पहले लाल सेना और लाल रूस का, फिर बाद में लाल चीन का गीत
गाने लगा, यानी अपने प्रीवियस से संबंध न रहकर वो पहले लाल सेना, फिर लाल रूस और फिर लाल चीन का ही गीत गाने लगा। प्रचार का एक दूसरा खतरा यह भी हुआ कि कवियों ने जनजीवन से अपने को संबंध किए बिना ही जनजीवन का गीत गाना शुरू कर दिया। जनजीवन के साथ उस संबंध जाने बिना ही उसका गुणगान गाना शुरू कर दिया। अनुभव के स्थान पर फार्मूला कविताओं की प्रेरणा बना। तो आपको पता चल रहा है ना दोस्तों कि जो पहले तो आपको पता चल गया कि छायावादोत्तर काल में कौन कौन सी धाराएं हैं। कुछ धाराएं तो परंपरा अनुसार चली आ रही थी, यानी पहले उन पर हम बात कर चुके थे। वो धाराएं थी जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा या उत्तर छायावाद, जो छायावादी कवि थे वही लिख रहे थे। लेकिन कुछ नई काव्य धाराएं जो इसी काल की उपज थी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। प्रगतिवाद का जन्म कैसे हुआ, राजनीतिक स्थितियां कैसे बनी, उन पर हमने बात की, वो आपको पता चल गया। दूसरी बात, राजनीतिक स्थितियों पर हमने बात की, लेकिन प्रगतिवाद जो साहित्य है वो क्या है, कैसे, किस चीज का उसमें वर्णन किया गया दोस्तों, उसमें सामाजिक यथार्थ का वर्णन किया गया है। सामाजिक यथार्थ को भी यहाँ पर खोल के बताया गया है कि सामाजिक यथार्थ का कुछ लोग भ्रम से अर्थ गलत ले लेते हैं। कुछ निर्जीव मरणोपरांत जो शक्तियां होती हैं वो उनको सामाजिक यथार्थ मान लेते हैं, लेकिन सामाजिक यथार्थ का संबंध है कि इसमें दो शक्तियों का द्वंद्व है। एक तो वो जो पुरानी है और मरणोपरांत है, यानी जो शोषक लोग हैं। दूसरी है जो नवीन परंपरा है, जिनमें गरीब, मजदूर, किसान आदि आते हैं। उन्हीं का चित्रण हम इन कविताओं में, प्रगतिवादी कविताओं में दोस्तों करते हैं। दूसरी बात है दोस्तों किस सौदेश्यता, जो प्रगतिवादी साहित्य लिखा गया उसका सौदेश्यता क्या था, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि का कला में निरूपण करना ही सौदेश्यता है। दूसरी बात थी प्रचार। प्रचार का आपको पता ही है कि किसी भी दृष्टिकोण की घोषणा करते फिरना ही प्रचार है। तो प्रचार जो साहित्य को हल्का बनाता है, क्या बनाता है, हल्का बनाता है प्रचार साहित्य को, इसलिए इसको साहित्य से अलग रखा जाता है। प्रगतिवादी कवियों ने प्रचार का विरोध भी किया, लेकिन वो उन्होंने बहुत सारी जगह ये देखा गया कि वो उनके व्यवहार में देखा गया कि अधिकांश प्रगतिवादी साहित्य प्रचार बनकर ही रह गया। इसका जो कारण क्या होता है कि एक तो कवि है जो अपना जनजीवन होता है उससे कट जाता है। पहले उसने लाल रूस, लाल चीन सबका गुणगान करना शुरू कर दिया, जनजीवन से संबंध हुए बिना ही उसका गुणगान उन्होंने शुरू कर दिया। कला का शिल्प उसके वक्तव्य विषय के अनुसार होता है। प्रगतिवादी कविता चूंकि सामाजिक जीवन की वास्तविकता को लेकर चली थी दोस्तों, तो जनता तक पहुंचना और जनता के जीवन की बात कहना उसका लक्ष्य था। आपको पता चल गया जो प्रगतिवादी कविता थी वो सामाजिक जीवन को लेकर चली थी, इसलिए जनता तक पहुंचना और जनता की ही जीवन की बात कहना उसका लक्ष्य था। इसलिए वह छायावाद की वावई, असामान्य, रेशमी परिधान, शालिनी और सूक्ष्म भाषा को छोड़कर चली थी, छोड़कर सुस्पष्ट, सामान्य, प्रचलित भाषा को अपनाकर चली। यानी जो साहित्य लिखा गया था प्रगति काल में वो जनता के जीवन से संबंधित था। तो जनता के जीवन से संबंधित जो साहित्य था वो उन्होंने सरल और सुस्पष्ट जनता की ही भाषा में उसका वर्णन किया, न कि जो छायावाद में असामान्य, रेशमी, परिधानशाली और सूक्ष्म भाषा थी उसको छोड़कर वो जनता की ही भाषा में जनता का साहित्य, जनता के जीवन से संबंधित बातें उन्होंने लिखी। इसीलिए एक बहुत ही जीवंत भाषा का उदय हुआ, जैसे रंगीन कुहासे को तोड़कर विषम यथार्थ धरातल उबर उठा हो। किंतु प्रगतिवाद के आरंभ में भाषा शैली की यह स्पष्टवादिता अतिवादिता तक पहुंचकर व्याख्यान की भाषा की तरह सपाट हो गई। इस प्रकार काव्य का कलात्मक सौंदर्य निखरा नहीं पाया। ज्यों ज्यों आंदोलन का उफान मंद पड़ता गया, ज्यों ज्यों लोग मार्क्सवादी दृष्टि के साहित्य के संदर्भ में ठीक ढंग से समझने लगे, तो क्या हुआ, प्रचारात्मक, अभिधात्मक सपाट रूप को छोड़कर अधिक चित्रात्मक, गहन और सांकेतिक होता गया। प्रगतिवाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्य धारा के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अध्याय जोड़ा। उसने काव्य को, साहित्य मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच
प्रवाहित कर दिया। जीवन और साहित्य के मूल्य, सौंदर्य बोध और लक्ष्य को समाज के यथार्थ और उसकी रचना से जोड़ा, भाषा के कुहरे से निकालकर धरातल पर प्रतिष्ठित किया। निराला, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा जी, नागार्जुन, त्रिलोचन, श्री मंगल सिंह सोमन, मुक्तिबोध इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनमें से निराला और पंत की प्रगतिवादी कविताओं के बारे में दोस्तों हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रगतिवादी के कवियों पर। केदारनाथ अग्रवाल जी, रामविलास शर्मा जी, त्रिलोचन, नागार्जुन, इन कवियों पर हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ दोस्तों हमने बताया कि प्रगतिवाद क्या है। ये सभी चीजें जानना आपके लिए जरूरी था, इसलिए आपको ये सभी चीजें याद रखनी है। प्रगतिवाद का दोस्तों सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार का मार्क्स का क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद या समाजवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद या समाजवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। वही क्या है? साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद या समाजवाद है वही क्या है? साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा गया? प्रगतिवाद नाम से। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने युगवाणी खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। युगवाणी किसकी रचना है? आपको पता होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की। नंदन पंत की रचना थी जो इसको खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य। डॉक्टर बच्चन सिंह ने युगवाणी को, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना। दूसरी तरफ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने रामेश्वर करुण की करुण सतसई, रामेश्वर करुण की करुण सतसई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना है।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने योगवाणी जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना। दूसरी तरफ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुण की करुण सतसई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना काल कर्मानुसार से। कर्मागत अगर काल कर्मागत देखा जाए तो करुण सतसई को उन्होंने उसी हिसाब से गणपति चंद्र गुप्त जी ने करुण सतसई को प्रगतिवाद था उसकी प्रथम रचना माना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रगति छायावादोत्तर जो काल था उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सी नई इस काल में कौन सी नई जो काव्यधारा उभर कर आई है, कौन सी परंपरागत रूप से चलती रही, प्रगतिवाद कैसे शुरुआत हुई, राजनीति सामाजिक जो भी वातावरण वो कैसा था, उन सभी चीजों पर बात की। इससे आगे की वीडियो में दोस्तों हम प्रगतिवाद पर बात करेंगे, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर। धन्यवाद।